हम लोग देखेंगे कि भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल अपर्दन की क्रिया किन किन विधि से करता है, इन व्हाट वे द ग्राउंड वाटर परफॉर्म्स द इरोजनल वर्क। पहला है घोलीकरण, सॉल्यूशन। दूसरा जलगति क्रिया, तीसरा अपघर्षण और चौथा सन्निघर्षण। वही मैकेनिज्म वही है, वह विधि वही है, लेकिन उसके होने का दर, उसकी प्रभावशालीता, इफेक्टिवनेस वैरी करता है। हम उसको समझिए ठीक से। जैसे भूमिगत जल में सबसे प्रमुख क्रिया जो होती है वो होता है घोलीकरण, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन इज द मेन प्रोसेस इन लैंड फॉर्मेशन बाय द ग्राउंड वाटर। ये घोलीकरण की क्रिया सबसे प्रमुख होती है। और आप देखेंगे कि ये कास्ट टोपोग्राफी में, कास्ट स्थलाकृति में जब हम पढ़ेंगे उसको तो देखेंगे कि कास्ट स्थलाकृति में ये घोलीकरण ही प्रमुख कारक होता है, और जिससे कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जैसे लैपीज, सिंक होल, स्वालो होल, उबाला, सिंक होल, स्वालो होल, ब्लाइंड वैली, उबाला, पोल्ज, डोलाइंस, ये सारी चीज़ें। तो अपर्दन से भूमिगत जल द्वारा अपर्दन का सबसे पोटेंट वेपन है ये घोलीकरण, सॉल्यूशन, सबसे महत्वपूर्ण। आते हैं नेक्स्ट, जल गति, हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन एक मंद गति से काम करता है, वह स्लो इफेक्टिव होता है, उसकी इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भूमिगत जल में जल की गति बहुत स्लो होती है। हमने बताया था कि जल गति क्रिया में जल अपने आने वाले पथ में, जो उसके पथ में आने वाले अवरोध पर, अपने गमन पथ पर और दोनों किनारों पर ये फिजिकल प्रेशर इंसर्ट करती है, दबाव बनाती है। चूँकि भूमिगत जल में जल गति क्रिया बहुत कम प्रभावशाली होता है, क्योंकि जल का मूवमेंट बहुत स्लो होता है, राइट। नेक्स्ट, अपघर्षण बताया था हमने। अपघर्षण की क्रिया क्या है? अपघर्षण की क्रिया में चट्टान पर ये अपर्दनकारी दूत कटाई छटाई करता है, अपघर्षित करता है, उसे रगड़ता है, उसको ठोकर लगाता है, रगड़ता है, घर्षित करता है। भूमिगत जल द्वारा ये अपघर्षण की क्रिया भी नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि भूमिगत जल में जो उसके कण होते हैं, जो डेब्रिस होता है, जो अपसाद होता है, जो उसके ओरिजिनल टूल्स होता है ना, वह बहुत ही बारीक होता है। जब बहुत बारीक होगा वह कण अपघर्षण की क्रिया नहीं कर सकता। नदी में अपघर्षण की क्रिया ज़्यादा होती है, तली की कटाई ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वह नुकीले होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, जल की गति बहुत तेज होती है। बड़े बड़े चट्टानों को अपने भंवर में बड़े बड़े चट्टानों को घुमा देती है, और बड़े बड़े चट्टानों को घूमने से वहाँ पर पॉटहोल्स और प्लंज पूल बनता है। ये क्रिया भूमिगत जल में नहीं होता है, क्योंकि इसके कण बारीक होते हैं, बहुत महीन होते हैं। नेक्स्ट है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण में हमने बताया था कि ये जो कण होता है, अपर्दनकारी यंत्र, जिसे टूल्स, विरोजनल टूल्स कहते हैं, कंकड़, पत्थर, चट्टान के टुकड़े आपस में टकराते हैं सन्निघर्षण में। अब अगर भूमिगत जल की बात की जाए तो देखिए, भूमिगत जल में जल का ये वेग कम होता है, इसके जो टूल्स होते हैं वो बहुत बारीक कण वाले होते हैं, इसलिए सन्निघर्षण की क्रिया भी बहुत प्रभावशाली नहीं होती। आपसे अगर पूछा जाए
कि भूमिगत जल द्वारा अपरदन की क्रिया का सबसे प्रभावशाली विधि क्या है? वह है घोलीकरण, राइट। जल गति अपघर्षण और सन्निघर्षण नहीं है। ये बहुत ही नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होता है, इसका कारण हमने डिस्कस कर दिया। ठीक, अब आते हैं हम लोग दूसरा, हिमनद द्वारा। हिमनद हाँ, तो देखा जाए इसमें अब हम देखते हैं पवन द्वारा। पवन द्वारा यह अपरदन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? तो अपवाहन एक नया टर्म है, इसको समझिए। अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण। अपवाहन का मतलब है कि ये जल का क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसमें देखिए, अपवाहन की क्रिया क्या होती है? अपवाहन की क्रिया में ये पवन मरुस्थलीय क्षेत्र में, पवन मरुस्थलीय अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र में कारगर होता है। तो पवन अपने साथ बालू के जो लूज पार्टिकल्स होते हैं उसे अपने साथ उड़ाकर लेकर चला जाता है। तो जब बालू को उड़ाकर लेकर चला जाएगा तो उसे गड्ढा बन जाता है, जिसे कहते हैं अपवाहन गर्त। डिफ्लेशन के कारण एक गर्त बनता है, राइट। तो इसे अपवाहन गर्त कहते हैं। अर्थात अपवाहन की क्रिया के द्वारा पवन बालू, कंकड़, छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। इसे कहते हैं अपवाहन की क्रिया, डिफ्लेशन। ठीक। दूसरा है अपघर्षण। अब देखिए अपघर्षण क्या, बढ़िया से समझिए इसको। ये करता क्या है, इसका हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। अपघर्षण में पवन के साथ कंकड़, पत्थर, बालू आदि के टुकड़े चलते हैं। वही उसका अपरदनकारी हथियार है, यंत्र है, टूल्स हैं। दीज आर द इरोजनल टूल्स ऑफ विंड। ये क्या करता है, जब उसके मार्ग में, और ये इसका आकार इस प्रकार, जैसे किसी के मार्ग में कोई पत्थर है, चट्टान आया, उस चट्टान पर वह बालू, कंकड़, पत्थर से युक्त हथियार से वह प्रहार करता है, राइट। उसको रगड़ता है और रगड़कर उसके जो चट्टान के पार्ट होते हैं, धीरे धीरे हजारों हजार, लाखों लाख वर्ष एक कार्य करते करते उसकी कटाई कर देता है। यही है अपघर्षण। अर्थात अपघर्षण में पवन कंकड़, पत्थर और चट्टानों के माध्यम से, चट्टान के टुकड़ों के माध्यम से चट्टान पर वही काम करता है जैसे कि हम लोग सैंड पेपर से किसी तल को घिसते हैं। जैसे सैंड पेपर से किसी तल को घिसते हैं वो चिकना हो जाता है, उसी प्रकार ये
अपघर्षण की क्रिया द्वारा, है ना, चट्टान को रगड़ता है, घिसता है, पीटता है और चिकना करता है। हम पढ़ेंगे ये जो पवन के कार्य, पवन के जो स्थलाकृति हम पढ़ेंगे, अपरदन से बने स्थलाकृति तो हम बताएंगे कि ये जो छत्रक शिला है, छत्रक शिला, मशरूम रॉक, उसी का एग्जाम्पल है। ये मशरूम इस प्रकार से था। अब हम उसमें ज़्यादा डिटेल से बताएंगे कि पवन में अपरदन करने की जो क्षमता होती है वह धरातल से कुछ ऊंचाई पर अधिकतम 6 फीट तक, 6 फीट के ऊपर उसका अपरदनकारी प्रभाव कम होता है तथा धरातल के पास भी उसका अपरदनकारी कार्य कम होता है। वजह यही है कि वहाँ पर उसके पास इरोजनल टूल्स कम होते हैं और धरातल से कुछ ऊपर 6 फीट की दूरी तक पवन में अपरदनकारी दूत, अपरदनकारी जो इरोजनल टूल्स ज़्यादा होता है। कंकड़, पत्थर, बालू, छोटे छोटे टुकड़े उसमें भरे होते हैं और उसी से वह सैंड ब्लास्टिंग करता है, उस पर रगड़ता है, घिसता है और सैंड पेपर की तरह वो काम करता है। राइट। सन्निघर्षण वही चीज़, जब पवन बह रहा हो, पवन की गति के साथ कंकड़, पत्थर, छोटे टुकड़े चलते हैं तो वे आपस में टकराते हैं और आपस में टकराकर और छोटे छोटे डायमीटर से बन जाता है, उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका कण का आकार छोटा आता है, वही सन्निघर्षण कहलाता है। अर्थात पवन द्वारा अपरदन की क्रिया अपवाहन विधि द्वारा, अपघर्षण विधि द्वारा और सन्निघर्षण विधि द्वारा होता है। राइट। नेक्स्ट आते हैं हिमनद। देखिए, ये हिमनद द्वारा, बड़ी ऐसे समझिए इसको, ये समझ लेंगे तो आपको ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स पढ़ने में सुविधा होगी। ये हिमनद का अपरदन का काम होता है, वह 2 विधि से संपन्न होता है, अपघर्षण और उत्पाटन। अपघर्षण में क्या होता है, जैसे समझिए कर कोई सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा हो, घर में आप फ्रिज होगा और फ्रिज में आप सिंपल एक बर्फ़ का टुकड़ा लें और दूसरा बर्फ़ जमाते समय उसमें कंकड़, पत्थर और बालू के चूर डाल दें पानी में और उसे जमाएं। दोनों टुकड़ों को आप हाथ पर घसें तो आप पाएंगे कि जिस बर्फ़ के टुकड़े में कंकड़, पत्थर, बालू था वह हाथ पर लग रहा है, उसे हाथ में अगर ज़्यादा देर करेंगे तो घर्षण और स्किन पर स्क्रैच हो महसूस होगा, दर्द महसूस होगा और ज़्यादा करने के बाद स्किन छिल जाएगा। राइट। यही स्थिति हिमनद के साथ होता है। हिमनद जब गति करता है, हिमनद का जब मूवमेंट होता है, मान लीजिए इस तल पर हिमनद का मूवमेंट हो रहा है तो इसके साथ जो हिम होता है, अगर हिम में कोई कंकड़, पत्थर, बालू नहीं है तो वह अपरदन का कार्य नहीं कर सकता। एक सिंपल ए ग्लेशियर विदाउट इरोजनल टूल्स कांट इरोड, बट व्हेन द इरोजनल टूल्स आर, when the glacier is equipped with the erosional tools, the work of erosion tones up। और इसके इरोजन में क्या होता है, तो अपने मार्ग में चल, अब इसके साथ समझ लें वो उस बर्फ, कंकड़, पत्थर, बालू वाले टुकड़े में
दबाव है ही, हिम का दबाव है। जब मूव करेगा तो अपने मार्ग में आने वाले इस पर मूव करेगा, उसको उस पर वही काम करेगा जो पवन करता था, वही काम करेगा अपघर्षण में जो बहता हुआ जल करता था, राइट। वही काम करेगा। वो कंकड़ पत्थर से गति धीरे होगी, स्लो मूवमेंट होगा, अलग बात है, लेकिन एब्रेजन की क्रिया में हिमनद अपने अपरदनकारी टूल्स के द्वारा अपने तल की विषमता को वह पाटता है, उसे घर्षित करता है, उसे रगड़ता है, उसे चिकना करता है। अपघर्षण की क्रिया, एब्रेजन, राइट। नेक्स्ट है उत्पाटन। एक नया काम, ये क्या होता है देखिए। पलक मने होता है तोड़ना, उखाड़ना। प्लकिंग में तो होता है तोड़ना और उखाड़ना। अब सोचिए कि हिमनद चल रहा हो किसी ऐसे, इस पर हिमनद अगर गति कर रहा हो, जब हिमनद यहाँ चलेगा तो पूरा दबाव इसके इस पोर्शन पर होगा, हिम का पूरा दबाव इस पोर्शन पर होगा, जिसके कारण यह भाग टूटकर इसके साथ चलने लगता है। तो उत्पाटन की क्रिया के द्वारा हिमनद बड़े बड़े चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर अपने साथ ले जाता है। उत्पाटन की क्रिया, बड़े बड़े चट्टान उसके दबाव से उसके साथ टूट जाते हैं, मानो कि वह उसे उखाड़ लेता है, उसे तोड़ देता है मूल चट्टान से। ये उत्पाटन की क्रिया हुई। तो हिमनद दो प्रकार से अपरदन का काम करते हैं, अपघर्षण के द्वारा और उत्पाटन के द्वारा। उत्पाटन की क्रिया पवन नहीं करता, उत्पाटन की क्रिया सागरीय तरंग नहीं करता, उत्पादन की क्रिया सिर्फ हिमनद करता है। तो हम देखें इस चैप्टर में आज हम लोगों ने पढ़ा कि अपरदन की क्रिया अपरदनकारी दूत, अलग अलग अपरदनकारी दूत अपरदन की क्रिया अलग अलग ढंग से करती है और उससे अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है। हम लैंडफॉर्म्स में पढ़ेंगे, 4 लैंडफॉर्म्स पढ़ना है झारखंड मुख्य परीक्षा में। तो उस लैंडफॉर्म्स में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपरदन से अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए हम उसका ज़्यादा रेफरेंस इसमें नहीं दे रहे हैं, हम केवल मैकेनिज्म को इसमें समझा रहे हैं। नेक्स्ट है परिवहन, राइट। ये निक्षेपण। तो निक्षेपण की क्रिया क्या होता है आप समझिए, थोड़ा सा देख लें। यहाँ अपरदन हुआ, यहाँ निक्षेपण हुआ। बढ़िया से देखिए, अपरदन हुआ या अपक्षय हुआ, बढ़िया से इसको समझिए ठीक से। जब अपक्षय की क्रिया होती है या अपरदन की क्रिया हुई, टूटे हुए टुकड़े, चट्टान के टुकड़े, बालू, डेब्रिस, अवसाद जो भी बना, इन अवसादों को किसी अन्य जगह पर स्थानांतरित कर देना निक्षेपण कहलाता है, राइट। तो जब यहाँ से मान लिया जाए, एक जनरल एग्जांपल लें, आउट ऑफ बुक एग्जांपल लें, जैसे आप किसी जेसीबी से या किसी कुदाल से एक स्थान है, यहाँ पर आप एक मिट्टी निकाल लें और इसे आप ट्रैक्टर से ढोकर आप यहाँ पर इसे जमा कर दें। तो एक प्रकार की स्थलाकृति यहाँ बनी, तो वो बना कि अपरदन से बनी स्थलाकृति, और यहाँ हुआ जब आप इसे जमा कर दिए एक टीले नुमा आकृति यहाँ बनी, ये हुआ निक्षेपण से बनी स्थलाकृति। आपने निक्षेपण कर दिया, आप यहाँ से यहाँ तक जो लाए, वो लाने की विधि परिवहन कहलाई। तो अपक्षय और अपरदन
अपक्षय हुआ, चट्टान का पाग टूटा। अगर अपर्दनकारी दूत उसे कहीं दूसरे जगह स्थानांतरित करते हैं तो वह स्थानांतरित जहाँ होता है वहाँ पर उसे निक्षेपण हुआ, और यहाँ निक्षेपण से अपर्दन क्षेत्र से निक्षेपण के बीच की जो प्रक्रिया हुई वह परिवहन कहलाया। अब हर अपर्दनकारी दूत अलग अलग प्रकार से परिवहन कार्य करता है। चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है तो हमने इसको ज़्यादा इंक्लूड इसमें नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप थोड़ा समझ लें। जैसे पवन बड़ी बड़ी जो चट्टान की टुकड़ा होगा उसका अलग प्रकार से परिवहन करेगा। जो छोटे छोटे सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, पवन में तैरता रहता है, वो उसे अलग प्रकार से करेगा। नदी में वही बात है, नदी बड़े बड़े बोल्डर को, चट्टान के टुकड़ों को ट्रैक्शन करती है, खींच कर ले जाती है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नदी के धारे में लिपिंग करता है, जाता है। ठीक है, तो परिवहन के कार्य भी अलग अलग अपर्दनकारी दूत अलग अलग ढंग से संपादित करते हैं। चूँकि हमारे सिलेबस में अपर्दन और निक्षेपण है तो हम इन सारी बातों का ही डिस्कस किए हैं। हम किसी और वीडियो में हम परिवहन को डिटेल से बता देंगे, आप जो इच्छुक होंगे आप उसे देखेंगे। देखिए, भूगोल सबसे आसान फैक्चुअल और स्कोरिंग पेपर है। बस एक बार आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो, रटना नहीं है, कुछ डेटा छोड़ दीजिए इकोनॉमिक रिसोर्सेस में, इकोनॉमिक डेटा कुछ, लेकिन बाकी जो फिजिकल सेक्शन आपको है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, इसमें डेटा नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझिए, बेहतर ढंग से समझिए ताकि आप अपने शब्दों में लिख सकें, रटना ना पड़े। ये तभी संभव है जब आप उसको पूरी तरह से इम्बाइब कर लें, आप उसको समझ लें, तो आगे आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए हमने अपर्दन को डिस्कस कर दिया, निक्षेपण को डिस्कस किया। ये निक्षेपण की क्रिया मतलब यहाँ इरोजन हुआ, यहाँ डिपोजिशन हुआ। तो जब हमने बताया कि आपने यहाँ मिट्टी को काट लिया, इरोजन कर दिया, यहाँ जमा कर दिया, निक्षेपण कर दिया, तो एक यहाँ स्थलाकृति बनी और एक स्थलाकृति यहाँ बनी। तो ये दोनों स्थलाकृतियों को आप जब स्थलाकृति का निर्माण पढ़ेंगे, पवन द्वारा स्थलाकृति, हिमनद द्वारा स्थलाकृति, तो आप उसमें लिखेंगे कि अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति, निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति अक्सर बनती कैसे है और फिर उसकी विशेषता क्या है, ओके, हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो इसमें हम अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण हमने इसको डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप इसको देखिए, इस पर कमेंट कीजिए और हम कोशिश करेंगे इसको और बेहतर बनाएं, आगे के वीडियो में और इसे बेहतर बनाएं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मे बी द क्वालिटी ऑफ वीडियो और मे बी एडिशन टू सम एक्सटेंट आपको कंप्रोमाइजिंग लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स नहीं, ये बिल्कुल साइंटिफिकली लॉजिकली प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा मतलब ओवरलुक करें और देखें इसे, मेरा यही कोशिश है कि ज्योग्राफी में जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होता है विद्यार्थी को वो नहीं हो, और इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू। इसे देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।